विशाल मैदानों के बारे में चर्चा करेंगे, अर्थात उत्तर के विशाल मैदानों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, आज का हमारा लेक्चर है उत्तर के विशाल मैदान। उत्तर के विशाल मैदान। तो हमारे जो अध्याय आज का वो क्या है, उत्तर के विशाल मैदान। अर्थात भारत को हमने कुल 6 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया था, उसमें से हम हिमालय का अध्ययन कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप देखना चाहें तो लेक्चर देख सकते हैं। क्लियर है। और आज का लेक्चर है उत्तर के विशाल मैदान, अर्थात जो हिमालय है उसके दक्षिण में ही क्या है, उत्तर के विशाल मैदान। तो इनका हम समग्र अध्ययन आज कर लेंगे। ठीक है, तो इसके जानने के लिए हमें मैप की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, समझने का प्रयास करना थोड़ा। उत्तर के विशाल मैदान। ठीक है, ये क्या सर, भारत का मानचित्र। क्या है, भारत का मैप। तो मैं आपसे बात करूं सर, हमने क्या पढ़ा था, हिमालय। तो हिमालय के बारे में हमने जाना था कि सर भारत के उत्तर में क्या था, हिमालय। अर्थात यहाँ से यहाँ तक क्या फैलाता सर, हिमालय। इस प्रकार क्या फैलाता सर, हिमालय फैलाता। क्लियर है ये बात। तो ये रहा हिमालय, इसके दक्षिण में क्या है सर, ये उत्तर के विशाल मैदान। तो पहला हमारा जो इस उत्तर के विशाल मैदानों में पहला बिंदु रहेगा कि इनकी स्थिति, अर्थात उत्तर के विशाल मैदान भारत में कहाँ स्थित है। ठीक है, तो पहला बिंदु क्या निकल के आता है, स्थिति। तो मैदानों की स्थिति कहाँ है, स्थिति। स्थिति। तो मैं आपसे बात करूं उत्तर के विशाल मैदानों की स्थिति कहाँ है सर, ये रहा हिमालय, हिमालय के दक्षिण में, अर्थात मैं कह सकता हूं हिमालय के दक्षिण में है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे कौन है, भारत की इधर है प्रायद्वीपीय भारत का पठार है। यह इधर क्या है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये इसे हम कहते हैं प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीपीय भारत का पठार। और जो एक्चुअल में जो भारत के मैदान है वो कहाँ है सर, यहाँ पे है। इसके दक्षिण में यहाँ से लेकर ये सारा का सारा क्या है, उत्तर के मैदान है। ये आपको डॉट डॉट दिख रहा है ये बीच में, अर्थात प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर में, प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में, अर्थात इन दोनों के मध्य में जो हिस्सा है उसे कहते हैं हम उत्तर के विशाल मैदान। तो मैं पहला बिंदु कहूँगा कि सर जो मैदान है उत्तर भारत के उनकी स्थिति कहाँ है। तो पहला बिंदु निकल के आता है स्थिति। इसका आंसर होगा सर हिमालय के दक्षिण में, हिमालय के दक्षिण में तथा प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर में, प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर में। ये बिंदु क्लियर है सर। इनकी स्थिति कहाँ है सर, प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर में, हिमालय के दक्षिण में, पहला बिंदु। दूसरी बात करूँ सर, इसी स्थिति के हिसाब से दूसरा बिंदु निकल के आता है सर ये कितने किलोमीटर में फैले हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं ये लगभग जो उत्तर के विशाल मैदान है वो लगभग यहाँ से, अर्थात राजस्थान से इधर असम राज्य तक फैला हुआ है। तो यहाँ तक ये कितने किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है, तो ये लगभग 3200 किलोमीटर की लंबाई में ये फैला हुआ है। ठीक है, अगर मैं बात करूं इस मैदानों की, तो इन मैदानों की मैं बात करूं तो इधर इन मैदानों की चौड़ाई क्या अधिक है, इधर कैसा है, ये मैदान संकरे हैं। तो मैं कहूं पश्चिम में
अधिक चौड़ाई है तथा पूर्व में कम चौड़े हैं। पूर्व में कैसे कम चौड़ा है? कौन? उत्तर के विशाल मैदान। क्यों सर? क्योंकि सर इधर असंख्य सारी नदियां हैं और इधर क्या है, इधर ये बाउंड्री लगी हुई है तो इससे सेपरेट हो गया है, थोड़ा सा कैप बन गया है। समझ पा रहे हैं? इधर ये खुला हुआ है, इस प्रकार ज़्यादा चौड़ाई ज़्यादा है, इधर कम है। क्योंकि इधर, और दूसरा रीजन क्या है? दूसरा रीजन है बहुत सारी नदियों के बहने के चलते इधर हिमालय कैसा है, उत्तर के विशाल मैदान कैसे हैं? बहुत विस्तृत है, अर्थात अधिक चौड़ाई है। अगर मैं बात करूं और इसके अलावा में भी, तो ये पहला बिंदु निकल के आता है स्थिति के बारे में। क्लियर है? पहला बिंदु हमारा क्या निकल के आया? स्थिति कहाँ है सर? लोकेशन कहाँ है? लोकेशन कहाँ है? इसके बारे में और बिंदु ये निकल के आता है सर, जो हमारे उत्तर के विशाल मैदान हैं ये विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले स्थान हैं। अगर मैं बात करूं दुनिया में जितने भी मैदान होते हैं, दुनिया के विश्व के जितने भी मैदान हैं उनमें, विश्व के जितने भी मैदान हैं उनमें सर्वाधिक जनसंख्या भारत के इन मैदानों में निवास करती है। भारत के इन मैदानों में निवास करती है। सर ऐसा क्यों होता है कि सर अधिकांश जनसंख्या मैदानों में निवास क्यों करती है? क्योंकि इसलिए करती है क्योंकि यहाँ मैदानों में रहना आसान होता है, यहाँ पे जल की पर्याप्त मात्रा होती है। ठीक है? अगर पर्वतों पर रहेंगे तो चढ़ने उतरने में समस्या होगी, बर्फीली मौसम होगा, आंधी तूफान की समस्या रहेगी, तो बहुत सारी समस्या रहती है। इसलिए लोग कहाँ पसंद करते हैं सर? मैदानों में। इसलिए विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या, अगर मैं बात करूँ सभी मैदानों को काउंट करूँ तो उनमें भी भारत के मैदान में निवास करती है। तो सर्वाधिक जनसंख्या सर्वाधिक जनसंख्या इन्हीं मैदानों में निवास करती है। कहाँ पे? इन्हीं उत्तर के विशाल मैदानों में। विश्व के सभी मैदानों की बात कर रहा हूं मैं, उनमें भी सर्वाधिक जनसंख्या भारत के इन मैदानों में है, सभी की तुलना करने के बाद। ठीक है? तो ये क्या है सर? ये थी मैदान की स्थिति, अर्थात ये उत्तर के विशाल मैदान कहाँ पर है। अगला जो बिंदु निकल के आएगा, अगला है इनका निर्माण, अर्थात उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण कैसे हुआ और इनकी कुछ विशेषताएं। ठीक है? अगला बिंदु रहेगा हमारा, ये था स्थिति का, अर्थात ये स्थित कहाँ है। तो ये आपके सामने इनकी स्थिति कहाँ है सर? ये हिमालय के दक्षिण में है, ये हिमालय हुआ इसके दक्षिण में, अर्थात ये हिमालय है इसके दक्षिण में है। ठीक है? दूसरा, प्रायद्वीप के पठार के उत्तर में है, अर्थात इन दोनों के बीच में है। ये बात। दूसरी बात करूं, ये कितने किलोमीटर में फैले हुए हैं? तो लगभग 3200 किलोमीटर फैले हुए हैं। तीसरा बिंदु निकल के आता है सर, ये इधर कम चौड़े हैं, अर्थात पूरब में कम चौड़ाई है, पश्चिम में अधिक चौड़ा है। कौन? उत्तर के विशाल मैदान। ठीक है? अगला निकल के आता है बिंदु, सर्वाधिक जनसंख्या इन्हीं मैदानों में निवास करती है। विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर के विशाल मैदान में ही निवास करती है। ठीक है? ये स्थिति हुआ। अगला जो बिंदु निकल के आएगा वो रहेगा सामने आपके, इसका निर्माण, उत्तर के विशाल मैदानों का निर्माण कैसे हुआ। अगला बिंदु है निर्माण। अगला बिंदु क्या है? निर्माण। उत्तर के विशाल मैदानों का निर्माण। ठीक है? उत्तर के विशाल मैदानों का निर्माण समझने का प्रयास करना। तो बेसिकली उत्तर के जो विशाल मैदान है उनका, इतने बड़े मैदानों का निर्माण कैसे हुआ, समझना प्रयास। मुझे बताइए, इधर उत्तर में क्या है? हिमालय। इधर उत्तर में क्या है? हिमालय। तो उत्तर के विशाल मैदानों का निर्माण हिमालय से निकलते वाली असंख्य नदियों के कारण हुआ। उत्तर के विशाल मैदानों का निर्माण हिमालय से, ये हिमालय है, इससे निकलने वाली असंख्य सारी नदियों के चलते हुआ। ठीक है? दूसरा, एक तो सर हिमालय से निकलने वाली नदियों के कारण हुआ, दूसरा प्रायद्वीपीय भारत के पठार से निकलने वाली नदियों के कारण हुआ। इसके दो रीजन हैं। हिमालय के निर्माण के संबंध में दो बातें आती हैं। एक तो सर हिमालय से निकलने वाली नदियों के कारण,
वाली नदियों के कारण, पहला बिंदु। दूसरा, तथा उसके साथ में ही प्रायद्वीपीय भारत के पठार से निकलने वाली नदियों के कारण, इसमें क्या समझ में आया सर? तो मैं ये कह रहा हूँ सर, जो उत्तर के विशाल मैदान हैं इनकी फॉर्मेशन कैसे हुई? तो कैसे हुआ? हिमालय से बहुत सारी नदियाँ निकली होंगी, और किससे? प्रायद्वीपीय पठार से। इधर से भी नदियाँ निकल रही थी, कुछ नदियाँ इधर से निकल रही थी। जैसे प्रायद्वीपीय भारत की कुछ नदियों की बात करूँ तो मैं, जैसे प्रायद्वीपीय भारत की कुछ नदियाँ, जैसे चंबल, बेतवा, सिंध, केन, टॉन, तो इन नदियों के चलते भी इनका निर्माण हुआ होगा। सोन, तो ये क्या है? प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं और उत्तर की ओर दिशा में बह रही हैं, उत्तर की ओर प्रभावित हो रही हैं, जिसके चलते क्या हो रहा है? इसके मैदानों में इनका भी सहयोग हुआ। अगर मैं बात करूं सर्वाधिक सहयोग, उत्तर के विशाल मैदानों के निर्माण में सर्वाधिक सहयोग ये हिमालय से निकलने वाली नदियों का हुआ है। बात समझ रहे हो? उत्तर के विशाल मैदानों के निर्माण के संबंध में जो सर्वाधिक योगदान रहा वो किसका रहा है? हिमालय से निकलने वाली नदियों का, ठीक है। जैसे मैं बात करूं हिमालय से निकलने वाली नदियों की, जैसे प्रमुख नदियां हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां, जैसे सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र ये कुछ नदियां हैं जिसने उत्तर के विशाल मैदानों में निर्माण भूमिका निभाई। दूसरा सर, अगर मैं बात करूं दक्षिण भारत की, अर्थात प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियां, प्रायद्वीपीय पठार की कुछ नदियों की बात कर लूं, जैसे चंबल, सिंध, बेतवा, केन नदी, टॉन्स नदी है इत्यादि। तो इससे ये सर ये क्लियर हो रहा है कि जो उत्तर के विशाल मैदान हैं उनका फॉर्मेशन, उनका निर्माण असंख्य सारी नदियों के बहने के क्रम में हुआ। हुआ कैसे होगा समझना। कोई नदी थी सर, वो इधर से बहकर आ रही थी, तो चूंकि हिमालय से बहने के क्रम में, हिमालय कैसा है? अवसादी चट्टान से बना है, अर्थात हिमालय जो बना है वो किस प्रकार की चट्टानों से बना है? अवसादी अर्थात मुलायम चट्टानों से। अगर हिमालय का निर्माण अवसादी अर्थात मुलायम चट्टानों से हुआ होगा तो क्या हुआ होगा कि इधर से जितनी भी नदियाँ आ रही होंगी, चूंकि चट्टानें मुलायम हैं तो बहुत सारा कटाव कर रही होंगी। अब कटाव के चलते जो मिट्टी अर्थात अवसाद इस क्षेत्र में नीचे जमा हो रहे होंगे, क्या हो रहे होंगे? जमा हो पा रहे होंगे। इस जमा के चलते ही क्या बना? उत्तर के विशाल मैदान। दूसरा, प्रायद्वीपीय पठार से भी तो कुछ नदियाँ निकल रही होंगी, उत्तर की ओर बह रही हैं सर, उनकी दिशा क्या है? डायरेक्शन उत्तर की ओर है। तो ये भी क्या कर रही हैं? इस मैदान में निर्माण में सहयोग बना रही हैं अपना। तो क्या है? उत्तर के विशाल मैदानों के निर्माण के संबंध में दो स्थितियां हैं। एक तो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं, दूसरा प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां हैं। अगर इनमें भी सर्वाधिक योगदान की बात करूं तो हिमालय से निकलने वाली नदियों का रहा, जैसे सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। समझने का प्रयास करना। यहाँ कौन सी नदी है सर? यहाँ एक नदी मिलती है हमें, सिंधु नदी। यहाँ तिब्बत वाला क्षेत्र है, यहाँ पे एक मानसरोवर लेक है, यहीं पे एक ग्लेशियर है चेमायुंगमंग ट्रेल। यहाँ पे एक झील है, इस झील का नाम क्या है? मानसरोवर लेक। इसी पास में एक ग्लेशियर भी है, उसका नाम है चेमायुंगडोंग ग्लेशियर। यहाँ से एक नदी निकलती है, उसका नाम है सिंधु नदी। और ये सिंधु नदी इस प्रकार निकलने के बाद यहाँ आके पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में अपना जल गिराती है। ठीक है। तो सर हम जानते हैं कि सिंधु की बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं, जैसे झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। बहुत सारी नदियाँ हैं किसकी? सिंधु की। तो जब सिंधु तथा उसकी बहुत सारी सहायक नदियाँ रही होंगी, तो इसके चलते क्या हुआ होगा? इन नदियों ने कुछ कटाव किया होगा, कुछ अपर्दन किया होगा। इस कटाव के चलते जैसे समझना, ये पूरा क्षेत्र इन
सिंधु और उसकी सहायक नदियों ने कवर कर लिया ये वाला क्षेत्र। सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये क्या है? सिंधु की सहायक नदियाँ हैं और इनने इस वाले क्षेत्र को पूरी को क्या कर लिया? कवर कर लिया। समझने का प्रयास करना, एक कवर हो गया क्षेत्र। तो यहाँ पर जो मैदान बने वो सिंधु के मैदान कहलाए। नीचे अगर हम आएंगे तो इधर एक नदी पड़ती है। इधर कौन सी नदी पड़ती है सर? एक नदी पड़ती है यहाँ से, यहाँ उत्तराखंड राज्य, यहाँ से एक नदी निकलती है, उसका नाम था, उस नदी का नाम था गंगा। इस नदी का नाम क्या है भैया? गंगा। क्या नाम है इसका? गंगा। अब गंगा की भी बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं, जैसे यमुना, रामगंगा, वैनगंगा, काली, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। और इधर से हम बात करें चंबल, इधर यमुना मिल जाती है, पर उसमें सोन नदी, टॉन्स कैन, ये सारी की सारी इनडायरेक्टली किसमें मिलती है? गंगा में। तो इसकी भी बहुत सारी सहायक नदियाँ रही होंगी, इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से यहाँ से, इस प्रकार इसमें मिलती रहती हैं। तो इन सहायक नदियों ने भी इस क्षेत्र का विस्तार किया होगा, अर्थात मैदानों में सहयोग किया। दूसरा एक नदी और निकलती है, सॉरी तीसरी एक नदी निकलती है इंपॉर्टेंट, उसका नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी। तीसरा नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी। ये ब्रह्मपुत्र भी यहीं से निकलती है। इस झील का नाम क्या है सर? मानसरोवर लेक के पास में तिब्बत वाले रीजन से ये नदी निकलती है और निकलने के बाद अरुणाचल प्रदेश होते हुए भारत में एंट्री करती है। एंट्री करने के बाद असम राज्य से होते हुए ये अंततः कहाँ चली जाती है सर? बांग्लादेश में प्रवेश करती है और दोनों मिल जाती है इसमें। कौन कौन? गंगा और ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में जाकर आपस में मिल जाती है। ठीक है, ये तो बात की बात है। ठीक है, तो मुझे बताइए, इसकी भी बहुत सारी सहायक नदियाँ रही होंगी, तो इसने इधर इस वाले क्षेत्र का निर्माण कर दिया। तो इस क्रम में क्या हुआ? उत्तर के विशाल मैदानों का निर्माण हुआ। कैसे? हिमालय से निकलने वाली असंख्य सारी नदियाँ और प्रायद्वीपीय भारत के पठार से निकलने वाली असंख्य नदियों के चलते खत्म, हिमालय का निर्माण कंप्लीट। ठीक है, चूंकि हम जानते हैं, समझने का प्रयास करना, चूंकि हम जानते हैं कि हिमालय से निकलने वाली असंख्य सारी नदियाँ उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण कर रही हैं, तो अपने साथ बहुत सारा क्या ला रही हैं? अवसाद ला रही हैं, अर्थात जलोढ़ मिट्टी। अवसाद अर्थात जलोढ़ मिट्टी। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ अपने साथ क्या ला रही हैं? बहुत सारा अवसाद ला रही हैं, अवसाद ला रही हैं। अवसाद में क्या होता है सर? अवसाद में मिट्टी, कंकड़, रेत, बालू, पत्थर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? अवसाद कहलाती हैं। तो इन अवसादों को क्या करेंगी? ये जमा करेंगी, इधर इस वाले क्षेत्र में जमा करेंगी। अब अगर जमा करेंगी इस वाले क्षेत्र में, तो यहाँ क्या होगा? जलोढ़ मिट्टी को अगर जमा करेंगी, अवसादों को जमा करेंगी, तो जमाव के चलते कैसा होगा? ये क्षेत्र बहुत सारा उपजाऊ होगा। उपजाऊ अर्थात कृषि के लिए उपयोगी होगा। क्यों? क्योंकि सर इसमें जलोढ़ मिट्टी है। चूँकि हम जानते हैं सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। अगर इस क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी का निक्षेपण ज़्यादा होगा, अर्थात इस क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी ज़्यादा रहेगी, तो यहाँ पे कृषि अच्छी होगी। हाँ सर, क्यों? हम जानते हैं उत्तर भारत किस लिए फेमस है? कृषि के लिए फेमस है। बहुत सारी कृषियाँ होती हैं, गेहूँ, धान, सारी की सारी कृषियाँ यहाँ पर संभव हैं। ठीक है, ये जो बेल्ट दिख रहा है आपको, ये बहुत सारा कृषि के लिए फेमस है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ हिमालय से जो अवसाद निकले, अवसाद इन मैदानों में क्या हो गए? जमा हो गए। मैदानों में जमा हुए, इन मैदानों में क्या हुए? जमा हुए। और जमा के चलते ये मैदान कैसे हो गए? उपजाऊ। ये मैदान कैसे बने सर? उपजाऊ मैदान कहलाए। जमा होने के बाद क्या कहलाए? उपजाऊ मैदान कहलाए, उपजाऊ मैदान कहलाए। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी के जमाव के चलते ये सर्वाधिक उपजाऊ कहलाए। अगर ये मैदान उपजाऊ है तो क्या लोग यहाँ पर रहना पसंद करेंगे? जी हाँ, इसीलिए तो कहा जाता है विश्व की सबसे पहली सभ्यता, जिसे कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, अर्थात सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता ये विश्व की सबसे पहली सभ्यता है। जितनी भी सभ्यताएं हों, कोई भी सभ्यता संसार की जितनी भी सभ्यता हों, उन सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे ही हुआ। जितनी भी विश्व की सभ्यताएं हैं उनका निर्माण, अर्थात जितनी भी सभ्यताओं का विकास हुआ वो नदियों के किनारे, अर्थात और दूसरी बात मैदानों में हुआ। क्यों सर? इसका रीज़न है, अगर पानी रहेगा तो सारी चीज़ों की समस्याओं अपने आप से दूर हो जाती हैं। अगर पानी है तो कृषि अच्छी है, चूँकि पानी है, नदियाँ हैं, तो क्या होगा? क्षेत्र अच्छा होगा, जिसमें कृषि अच्छी होगी। क्यों? जलोढ़ मिट्टी रहेगी, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ठीक है, इसलिए विश्व की जितनी भी सभ्यताएं हुई, विश्व की जितनी भी सभ्यताएं हुई, सभी का विकास हमेशा नदियों के आसपास वाले रीजन में रहा। जैसे कि सिंधु घाटी की सभ्यता,
क्यों? सिंधु घाटी में बहुत सारी नदियाँ थी सर। इधर कौन सी थी? बहुत सारी नदियाँ थी। सिंधु, झेलम, चनाब, रावी, ब्यास, सतलज, इधर वाला क्षेत्र, इसमें यहाँ से यहाँ तक विस्तृत थी सभ्यता। तो इसमें गंगा की नदियाँ, गंगा का क्षेत्र भी शामिल था। तो इस चक्कर में होता क्या है, समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो जितनी भी सभ्यताएं हुई सर, उनका विकास अधिकांशतः नदियों के तटवर्ती क्षेत्रों में हुआ। क्यों? क्योंकि सर वहाँ पर पीने की समस्या नहीं होगी, कृषि की समस्या नहीं होगी, आवागमन की सुविधा रहेगी, क्योंकि पानी है, नाव की आवागमन की सुविधा रहेगी, पशुओं के लिए चारा रहेगा, तो सारी समस्या मिट जाती है। जहाँ जल है वहाँ ही जीवन है, तो इसलिए कहा जाता है। ठीक है, तो आगे चले। ये निर्माण था, ये क्या था? हिमालय का ये क्या है? निर्माण। किसके? मैदानों का। तो मैदानों का निर्माण क्लियर है, कैसे हुआ? ठीक है। संसार की सर्वाधिक जनसंख्या यही निवास करती है। ठीक, आगे चले। आगे बात करता हूं मैं प्रकार। किसके प्रकार? मैदानों के प्रकार। तो कुछ प्रकार है मैदानों के, जैसे समझना, टाइप ऑफ प्लेन, अर्थात मैदानों के प्रकार। कैसे? क्या पढ़ रहे हैं हम? मैदानों के प्रकार। समझना, क्योंकि हम ये जानते हैं ये क्या सर? हिमालय है। ये क्या है? हिमालय। ये हमारे सामने दिख रहा है हिमालय, ये रहा उत्तर में हिमालय। ये रेड रेड आपको दिख रहा है, ये क्या है? हिमालय। ठीक है, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ हिमालय को। ठीक है, ये क्या है? हिमालय है, मान के चलना ये हिमालय है। ठीक है, ओके। अब मुझे बताइए, ये हिमालय है। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं? किसके? मैदानों के प्रकार। मैदानों के प्रकार। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं बात करूं एक मिनट रुकें, बेसिकली मैदानों के प्रकार पढ़ रहे हैं। तो मैदानों के प्रकार बेसिकली कितने हैं? 4। मैदानों कुल कितने प्रकार हैं? 4। एक है भावर प्रदेश। एक कौन सा है? भावर प्रदेश। दूसरा है तराई प्रदेश। दूसरा कौन सा प्रदेश है? तराई प्रदेश। तीसरा है खादर प्रदेश। खादर प्रदेश। चौथा प्रदेश है अपना बांगर प्रदेश। ये किसके प्रकार है सर? यो भारत में जो मैदान है उनमें कुछ प्रकार है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनकी कुछ विशेषताएं, इसके चलते क्या है, उत्तर के विशाल मैदानों को भी थोड़ा सा सेपरेट कर दिया है। ठीक है, समझने का प्रयास करें। ये क्या है? प्रकार। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, कुछ क्वेश्चन करता हूं। ये क्या है सर? ये हिमालय है। ये क्या है? हिमालय है। कहाँ लिख देता हूँ, ये क्या सर है? हिमालय। हिमालय, ये हिमालय है। ठीक, ये तो मैं दिख रहा था हिमालय है। अब नहीं समझना, अगर हिमालय है तो हिमालय से बहुत सारी नदियाँ निकल रही थी, जिसके चलते ही तो सर उत्तर के विशाल मैदान बने। अगर ये नदियाँ निकल रही थी, अगर ये नदियाँ, समझना, ये कोई क्या है? पर्वत है। ये कोई क्या है? ये कोई क्या है? पर्वत है। ठीक है, अगर कोई नदी यहाँ से निकल रही है, इस प्रकार से ये नदी फ्लो कर रही है। ठीक है, इस प्रकार नीचे जा रही है, पर्वतों से, हिमालय से नदियाँ निकल रही हैं। अगर ये कोई नदी निकल रही है तो अपने साथ बहुत सारे बीच रास्ते में कंकड़ पत्थर मिलेंगे, तो उनको क्या करेगा? अपने फ्लो के साथ। क्यों? क्योंकि हिमालय कैसा है? ऊंचा है, हाइट ज़्यादा है। इसके चलते अगर कोई नदी निकलेगी, अगर कोई नदी उद्गम हिमालय से होगा, अर्थात पर्वतों से होगा, तो वो कैसे स्पीड में बहेगी? उसकी रफ्तार कैसी होगी? बिल्कुल तेज होगी। अब तेज रफ्तार के चलते रास्ते में जो भी कंकड़ पत्थर आएगा उसको नीचे लाएगी, बहाते के क्रम में उसको क्या करेगी? एकदम नीचे लाएगी। और नीचे लाने के क्रम में अपने पद, अर्थात गिरिपद, अर्थात कैसे? पद का मतलब होता है, गिरिपद का मतलब होता है गिरि माने होते पर्वत, और पद का मतलब पैर, अर्थात यहाँ पुट अपने यहाँ पर जमा करती जाएगी। यहाँ पर क्या करेगी? इनको जमा करते जाएंगे। इस प्रकार से यहाँ से बहकर आएगी और इस प्रकार से कंकड़ पत्थरों को यहाँ पर जमा करती जाएगी। इस प्रकार ये क्या होंगी?
जमा होते जाएंगे। गिरिपद, पर्वत के पदों में ये जमा होते जाएंगे कंकड़ पत्थर। क्यों? क्योंकि सर एक नदी है वो बहुत फ्लो के साथ आ रही है। फ्लो के साथ इसलिए आ रही है क्योंकि जो पर्वत है उसकी हाइट ज़्यादा है। अगर किसी वस्तु को आप अधिक ऊंचाई से गिराओगे, पर्वतों से ढरका मतलब थोड़ा पुश करोगे तो वो बहुत स्पीड में आएगी, सिंपल सी बात है। तो इस चक्कर में जो नदी भी थी वो बहुत इस फ्लो में आ रही थी। इस चक्कर में उसके सामने इतने बड़े आकार के पत्थर भी हों, चाहे वो 30 किलो के 50 किलो तक के, उनको भी बहाकर वो ला सकती है। क्यों? उसकी स्पीड ज़्यादा है। ठीक है, तो इस क्रम में हुआ क्या, ये क्या है हिमालय, और हिमालय के भी कितने पार्ट थे? 3। हिमालय के मुख्य हिमालय के 3 भाग थे, महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक। तो हिमालय के सबसे दक्षिणी हिमालय था शिवालिक। तो शिवालिक के दक्षिण में नदियों ने क्या कर दिया है, बड़े बड़े पत्थरों को जमा किया। बड़े बड़े पत्थरों को क्या कर दिया, जमा कर दिया। इस प्रकार से नदी निकली। इस प्रकार नदी निकलती रही, इस प्रकार नदी निकलती रही, बहुत सारी नदियाँ निकल रही हैं, इस प्रकार नदियाँ निकल रही हैं। तो इन नदियों ने क्या किया, इस हिमालय में जितने भी पत्थर थे उनको क्या कर दिया, नीचे जमा कर दी गई। इस प्रकार से क्या हुआ, उन्होंने बड़े बड़े पत्थरों को इस प्रकार से जमा कर दिया। ठीक है, इस प्रकार से जमा करती गई। ठीक है, इस प्रकार से जमा कर दिया। अब इस जमाव के चलते क्या हुआ, चूंकि इनका आकार थोड़ा सा बड़ा है, ये हल्के पत्थर नहीं है, इनका वेट 10 किलो से लेकर 25 किलो 30 किलो तक जा रहा है। नापने तो मैं नहीं गया, पर एक्चुअल में इतना ही लगभग। अब ये पत्थर बड़े बड़े आकार के हैं, तो हो क्या रहा है, जो नदियाँ उत्तर से भारत से बहकर आ रही हैं, अर्थात हिमालय से जो नदियाँ बहकर आ रही हैं उनकी रफ्तार तेज है। अब तेज रफ्तार के क्या कारण, उन्होंने नीचे जो बड़े बड़े आकार के पत्थरों को अपने पास में जमा कर दिया है। अब जमा होने के कारण क्या हो रहा है, इस क्षेत्र में नदी आने के बाद इन दरारों में घुस जाती है। इस प्रकार से एंट्री कर जाती है। इस प्रकार से क्या कर जाती है, वो एंट्री इन खाली स्थानों में इस प्रकार से एंट्री कर जाती है, इस प्रकार से। ठीक है, अब एंट्री करने के बाद वो क्या दिखती नहीं है। क्या होता है, नदी इन बड़े बड़े आकार वाले पत्थरों के में एंट्री करने के बाद दिखाई नहीं देती है, और इसी प्रदेश को हम कहते हैं भावर प्रदेश। अर्थात मैदान का वो हिस्सा जिसमें नदियाँ अपने द्वारा बहाकर लाए गए बड़े बड़े कंकड़ पत्थरों को जमा करती हैं, उस क्षेत्र को हम भावर प्रदेश कहते हैं। फिर से सुने, हिमालय से निकलने वाली असंख्य सारी नदियाँ जब हिमालय के दक्षिण में बड़े बड़े कंकड़ पत्थरों को जमा कर देती हैं, तो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ इन बड़े बड़े कंकड़ पत्थरों में अंदर घुसने के बाद बिल्कुल दिखाई नहीं देती हैं। अर्थात यहाँ पर नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो लिखेंगे, तो इस क्षेत्र को हम कहते हैं भावर प्रदेश। यहाँ लिख दूँ क्या, ये जो मैंने सर्कल बनाया ये कौन सा क्षेत्र है, ये गोल गोल आपको सर्कल दिख रहा है, ये कैसा क्षेत्र है, ये गोला गोला आपको सर्कल दिख रहा है, ये क्या है, ये है भावर क्षेत्र। इसे कहूँगा मैं भावर प्रदेश। तो भावर प्रदेश क्या है, समझ में आया? अब इसको लिखना स्टार्ट करेंगे। लिखेंगे, लिखो, ये क्या है, बड़े आकार के पत्थर और कंकड़। ये क्या है, बड़े आकार के पत्थर और क्या है, कंकड़ है, जो हिमालय के दक्षिण में परत बाई परत बिछे हुए हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं इस भावर प्रदेश की, चूंकि ये बड़े बड़े पत्थर हैं तो ये कृषि योग्य तो नहीं होंगे। इतने बड़े पत्थरों में कैसे कृषि संभव है? तो कह सकते हैं हम यहाँ पर कृषि नहीं हो सकती। यहाँ पर क्या हो सकता है, कृषि की संभावनाएं कम है, कृषि के लिए कम उपजाऊ, कृषि के लिए अनुपजाऊ,
अनुपजाऊ, उपजाऊ, अर्थात यहाँ पे कृषि संभव नहीं है चूंकि पत्थरों का आकार बहुत बड़ा है। ठीक है। दूसरा, इस भावर प्रदेश में आने के बाद नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं, तो कह देंगे यहाँ नदियाँ विलुप्त हो जाती है। क्या विलुप्त, अर्थात दिखती नहीं है। ठीक है। इस क्षेत्र में आके क्या हो जाता है, नदियाँ विलुप्त हो जाती है। तो ये भावर प्रदेश है, इसमें कोई दिक्कत किसी को। अगला बिंदु निकल के आता है हमारा तराई प्रदेश। अगला रीजन है तराई प्रदेश। तराई प्रदेश समझना, अगला जो क्षेत्र है वो है तराई प्रदेश। ये हिमालय है, इसके दक्षिण में क्या था सर, भावर। ये क्या थी, इसे हम कह रहे थे भावर प्रदेश। ये इस प्रकार फैला क्षेत्र था, ये था भावर प्रदेश। इसके दक्षिण में जो क्षेत्र बना उसे हमने कहा तराई प्रदेश। ये था कुछ दक्षिण में बना क्षेत्र। समझने का प्रयास करें। मैंने कहा जब हिमालय से बहुत सारी नदियाँ निकल रही थी तो अपने साथ स्पीड में बहने के कारण अपने साथ बहुत सारे पत्थर कंकड़ों को बहाकर लाई और अपने गिरिपथ अर्थात अपने पैरों में जमा कर दिया। और पैरों में जमा करने के बाद ये आगे बढ़ी, और आगे बढ़ने के साथ और चलते चलते क्या हुआ, अपने साथ और अवसाद आगे बढ़ाए उन्होंने। तो अवसाद जो आगे बढ़े, बाद में जो बढ़े तो उनका आकार बहुत छोटा हो चुका था, अर्थात वो लगभग मिट्टी के साथ कुछ कंकड़ पत्थर भी थे, मिट्टी के साथ कुछ कंकड़ पत्थर थे ये वाले क्षेत्र। इसमें क्या था, इनका जो आकार था यहाँ छोटा हो गया, अर्थात बहुत महीन कण वाले क्षेत्र आ गया। ये छोटे छोटे पत्थर भी थे, मिट्टी भी थी, गाद भी थी, सारी चीज़ें थी इसमें। तो इस क्षेत्र को हमने कहा, इसको तो पहले हमने क्या कह दिया था सर, इसको क्या दिया था भावर, और इस क्षेत्र को कहा हमने तराई रीजन। क्या कहा, तराई प्रदेश। ठीक है। इस क्षेत्र को भावर कहा, इसको हमने तराई क्षेत्र कहा। क्लियर है ये बात। ठीक। अब तराई क्षेत्र की विशेषता क्या रहेंगी सर, तराई क्षेत्र की विशेषता समझें। सर ये एक ऐसा क्षेत्र है जो कि दलदल है, दलदल वाला क्षेत्र है, इसमें नमी ज़्यादा है। नमी ज़्यादा है तभी तो ये दलदल है। अब नमी क्यों ज़्यादा है, क्योंकि सर जब नदियाँ इन भावर प्रदेश से निकलकर तराई क्षेत्र में प्रवेश करती हैं तो ये पुनः क्या हो जाती हैं, दिखने लगती हैं। और दिखने के क्रम में ये क्या करती हैं, जो भी मिट्टी वगैरह होती है उसको नम कर देती है, और नमी के कारण यहाँ दलदल वाला क्षेत्र पैदा हो जाता है। तो लिखेंगे इसके बारे में, क्या लिखेंगे, तराई क्षेत्र के बारे में लिखो। हेडिंग बनाएंगे तराई क्षेत्र। हेडिंग क्या बनाओगे, तराई क्षेत्र। ये बना हुआ है तराई क्षेत्र, तराई प्रदेश। तो इसके बारे में बिंदु लिखेंगे, भावर के दक्षिण में, लिखो भावर के दक्षिण में। तो तराई जो क्षेत्र है कहाँ है, भावर के दक्षिण में है सर। ठीक है। आर्द्रता युक्त है, आर्द्रता अधिक है, इसमें क्या है, आर्द्रता अधिक पाई जाती है। तो अगला लिखेंगे दलदल वाला क्षेत्र है, दलदल वाला क्षेत्र है। ठीक है। यहाँ पर आने के बाद नदियाँ पुनः दिखने लगती है, लिखना अगला, यहाँ नदियाँ पुनः दिखने लगती हैं। पुनः क्या होगा, दिखने लगती हैं। यहाँ आने के बाद नदियाँ क्या होती है, पुनः सतह पर दिखने लगती हैं। और ये जो क्षेत्र है तराई क्षेत्र, चूँकि दलदल वाला क्षेत्र है तो इस क्षेत्र में अधिकांशतः बीमारियाँ पनपती हैं, क्योंकि मच्छर वगैरह ज़्यादा रहते हैं। तो इस चक्कर में इस क्षेत्र में बहुत सारी बीमारियों का उद्गम भी होता है। तो मैं लिख सकता हूँ, इसे बीमारियों का घर कहते हैं, बीमारियों का घर। ठीक है। अगला क्या लिखेंगे सर, अगला इस तराई क्षेत्र से ये है कि सर क्या इसमें कृषि हो सकती है। जी हाँ, इसमें क्योंकि हमें पता है, चूँकि क्या जानते हैं हम, इसमें पानी की भरपूर मात्रा है, तो यहाँ पर जो कृषि होगी वो अच्छी किस्म की हो जाएगी। उसमें भी अगर मैं बात करूँ प्रमुख फसल की, प्रमुख फसल कौन कौन सी हो जाएंगी इसमें, इसमें धान,
और गन्ना। क्यों? इनको अधिक मात्रा में जल की आवश्यकता रहती है। धान और गन्ना इस तराई क्षेत्र में बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये आपके सामने कौन सा क्षेत्र रहा? तराई। अगला जो क्षेत्र आएगा वो आएगा आपके सामने खादर। खादर और बांगर दोनों एक देश से संबंधित हैं। खादर समझोगे, बांगर वैसे ही समझ में आ जाएगा। क्लियर है? साफ करें, आगे चलें। अगला जो बिंदु है अपना, वो इसका नाम है खादर। अगला है खादर प्रदेश। खादर प्रदेश। ये खादर प्रदेश क्या है सर? अब समझना, जैसे मान के चलना कोई नदी बहकर आ रही है कि लंबे समय से कोई नदी एक रास्ते में बह रही है। अब होता क्या है, आप जानते हैं हर वर्ष बाढ़ आती है। जब मानसून आता है तो नदियों में जल की मात्रा बढ़ जाती है, और इस बढ़ी हुई जल की मात्रा के चलते होता क्या है, जैसे मैं कह रहा हूँ एक नदी है, जैसे मैं कह रहा हूँ इसका डेली रूटीन का काम है, कोई नदी है, समझने का प्रयास करना। ये नदी है, ये कोई नदी है, इसका ये हमेशा इस प्रकार ये बह रही है, इसमें क्या कर रही है? फ्लो कर रही है। ये नदी कोई फ्लो कर रही है। अब होगा क्या, जब कभी मानसून आएंगे, मानसून आते हैं सर, जून के महीने मानसून आता है, जून जुलाई अगस्त में बहुत सारी बारिश होती है। अब इस बारिश में क्या होगा, क्या होगा, इस नदी का लेवल बढ़ेगा, वाटर इसमें जो पानी है वो ज़्यादा होगा। अब ज़्यादा होने के कारण क्या होगा, थोड़ी थोड़ी बाढ़ आएगी। अब बाढ़ होने के कारण क्या होगा, ये जो जल है, ये जल यहाँ तक फैल जाएगा, इस वाले क्षेत्र तक विस्तृत हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये जो जल है वो इतने एरिया में फैल जाएगा। ये फैल गया, ये फैल गया जल। ये जल वाला जो, अगर नदी यहाँ से बहकर आ रही थी इस प्रकार से, अब ये नदी क्या हो गया, जब देखो ये शुरुआती स्थिति है, ठीक है, बीच में जो रेड रेड के सामने दिख रहा है आपको, ये क्या शुरुआत में है। अब होगा क्या, जब मानसून आएंगे, बरसात होगी, भयंकर बरसात होगी, तो बरसात के चलते क्या होगा, इस नदी में जल की मात्रा बढ़ेगी, और जल की मात्रा बढ़ेगी तो ये जल क्या रहेगा, इस रास्ते में थोड़ी ना बहेगा, ये तो क्रॉस भी करेगा इसको। तो इस क्षेत्र में जल क्या है, विस्तृत हो जाता है, और उसके आउटसाइड में भी बहने लगता है, मुझे लगता है। और ये क्षेत्र में जहाँ बाढ़ आती है, इस क्या है, ये बाढ़ वाला क्षेत्र है, बाढ़, ये बाढ़ वाला क्षेत्र, ये क्या है, बाढ़ वाला क्षेत्र। इस बाढ़ वाले क्षेत्र में समय समय पर बारिश होती है, समय समय पर क्या होता है, बारिश आती होती रहती है, समय समय पर क्या है, बारिश होती रहती है। अब बारिश होगी तो क्षेत्र कैसा रहेगा, उपजाऊ रहेगा। उपजाऊ रहेगा तो क्या होगा, इसमें कृषि अच्छी होगी, कृषि अच्छी होगी तो क्या होगा, पैदावार बढ़ेगी, उपज अच्छी होगी, लोग आप पसंद करेंगे रहना। तो यही चलता रहता है। तो ये क्या है, बाढ़ वाला क्षेत्र है, इसमें वर्ष में एक बार बाढ़ आनी तय है। ठीक है, तो ये क्या है, क्षेत्र कैसा रहता है, उपजाऊ रहता है। इस क्षेत्र को हम कहते हैं खादर। जो हर वर्ष, जहाँ पर हर वर्ष बाढ़ आ रही है, इस क्षेत्र को क्या कहते हैं हम, खादर कहते हैं, खादर, खादर। ठीक है, हर वर्ष जहाँ बाढ़ आती है उसे क्या कहते हैं हम, खादर कहते हैं। ओके, ठीक है, ये क्लियर है बात। ये सर एक्चुअल स्थिति है नदी की, जब कभी पानी बढ़ जाता है तो नदी इस प्रकार फैलने लगती है, और जो नई, जब नदी फैलेगी तो अपने साथ मिट्टी ले जाएगी और इसको इधर बिछा देगी, और बिछाने के क्रम में अर्थात बाढ़ वाले क्षेत्र में जो मिट्टी बिछी है उसको हम कहेंगे खादर। क्या कहेंगे, खादर वाला क्षेत्र। दूसरा शब्द आता है अगला, बांगर। बांगर क्या होता है सर, अब बांगर की सिचुएशन थोड़ी सी अलग है। कैसे सर, समझना, ये क्या था, जहाँ हर वर्ष बाढ़ आ रही थी उस क्षेत्र को हमने कहा खादर। जहाँ हर वर्ष जून के महीने में अर्थात बरसात के समय बाढ़ आनी थी उस क्षेत्र को हमने कहा खादर। अब हो क्या रहा होगा, कोई जैसे मान के चलना, पुराने समय की बात कर रहा हूँ, आज से 50 वर्ष पहले, 60 वर्ष पहले, 20 वर्ष पहले इस क्षेत्र तक बाढ़ आती रही होगी, इस क्षेत्र तक बाढ़ आती रही, इस क्षेत्र तक क्या हो रहा होगा, बाढ़ आती रही होगी। लेकिन चूंकि इतनी भयंकर बाढ़ अभी नहीं आ रही है, इसकी बाढ़ की क्षमता इतनी है, डेली हर समय इतनी आ पाती है। अब पहले क्या हो रहा होगा, इस क्षेत्र में बाढ़ आई होगी तो इस समय तो ये खादर हुई होगी, उस समय ये मिट्टी कैसी थी, खादर। लेकिन अब हर वर्ष यहाँ तक बाढ़ नहीं पहुँच पाती है, चूँकि यहाँ पर मिट्टी के टीले ज़्यादा ऊंचे हैं
और इतना भयंकर पानी नहीं आ पा रहा है, तो इसके चलते इस क्षेत्र तक बाढ़ नहीं पहुंच पाती है, अर्थात पानी नहीं पहुंच सक पाता और मिट्टी का विस्तार यहाँ तक नहीं हो पाता है, जिसके चलते ये क्षेत्र क्या कहलाता है, खादर कहलाता है, सॉरी बांगर कहलाता है। मैं कहूँगा प्रतिवर्ष जहाँ बाढ़ नहीं आती, क्या कहूँगा, बाढ़ नहीं आ पाती, बाढ़ नहीं आ पाती, उसे कहते हैं हम खादर, उसे कहते हैं हम क्या सर, सॉरी बांगर, क्या कहते हैं, बांगर, बांगर प्रदेश, बांगर प्रदेश। क्लियर है ये बात, बांगर प्रदेश। कोई दिक्कत बांगर प्रदेश में? एक ही लाइन में समझें बांगर और खादर क्या है, समझने का प्रयास करें। सर एक कोई नदी थी, उसका एक फिक्स रास्ता था, इस प्रकार से एक कोई नदी थी, उसका फिक्स एक रास्ता था, एक पाथ था, उसका एक रास्ता था, वो इस प्रकार बह रही थी, चलो बहती रही। अब होगा क्या, जब कभी बारिश होगी तो उसमें जल की मात्रा बढ़ेगी, जल की मात्रा बढ़ेगी तो वो नदी उस जो पाथ से बह रही थी, एक्चुअल पाथ से, उससे भटक जाएगी। क्यों? जल की मात्रा ज़्यादा है। अब जल की मात्रा ज़्यादा है तो उस पाथ से क्या होगा, वो अगर अभी यहाँ तक इस प्रकार से बह रही थी, फिर इस प्रकार से बहने लगेगी इतने एरिया में, इसका एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों? जल की मात्रा बढ़ चुकी है। ठीक है, ये कब होता है, बरसात के समय। तो वो क्या होगा, अपने साथ जो मिट्टी लाएगी उसको, अभी तक तो यहाँ पर जमा कर रही थी, अब यहाँ तक जमा करने लगी, तो ये जो क्षेत्र में एक्स्ट्रा में जमा की, वहाँ क्षेत्र बनेगा खादर वाला। क्यों खादर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि नई मिट्टी जमा हो रही है, प्रतिवर्ष क्या हो रहा है, नई मिट्टी बिछ रही है, और वो कैसी होगी, उपजाऊ मिट्टी होगी। क्यों? नदियों द्वारा कुछ भी बहाकर लाएगा वो उपजाऊ होगा। मिट्टी नदी द्वारा जो बहाकर मिट्टी लाई जाती है उसे कहते हैं जलोढ़ मिट्टी, बहुत उपजाऊ होती है। फिर दूसरा, सर कोई ऐसा चित्र भी तो रहा होगा, जैसे मान के चलना अभी यहाँ पर नदी है, फिर यहाँ विस्तार हुआ तो ये खादर कहलाया। अगर ये नदी पहले यहाँ तक बहती थी लेकिन वर्तमान में यहीं तक बह रही है, बाढ़ नहीं पहुँच पा रही है समय समय पर, क्यों? इतना पानी नहीं है, ज़्यादा ऊंचाई हो गई है, तो उस क्षेत्र को जो पहले बाढ़ आती थी लेकिन वर्तमान में नहीं पहुँच पाता पानी, उस क्षेत्र को कहते हैं बांगर। तो खादर और बांगर में क्लियर है। अर्थात मैं कहूँगा नवीन जलोढ़ मिट्टी, नवीन अर्थात नई, नई जो जलोढ़ मिट्टी है जो प्रतिवर्ष नदियों द्वारा लाई जाती है उसे कहते हैं हम खादर। और जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है जो लंबे समय तक वहाँ पर थी लेकिन अब नहीं पहुँच पाता, वहाँ पर मिट्टी का विस्तार नहीं हो पाता है, तो उसे कहते हैं हम बांगर। अर्थात पुरानी जलोढ़ मिट्टी बांगर है, नवीन जलोढ़ मिट्टी खादर है। क्लियर है? तो दोस्तों ये हमारे जो हम अध्ययन कर रहे थे विशाल मैदानों की, ये लगभग फिनिश हो चुके हैं। ठीक है, लगभग क्या कंप्लीट हो चुका है। और मैं आपको बता दूं एक जानकारी और, कि अगर मैं बात करूं जो मैदान है उत्तर के विशाल मैदान, जिनका किन किन राज्यों में विस्तार है, तो यहाँ से मैं बात करूं पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, कुछ राज्य हैं जैसे, इन मैदानों का विस्तार कहाँ पर मिलता है मैं बेसिकली, तो मैं कहूँगा पंजाब, हरियाणा, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, आसाम, इन सारे राज्यों में क्या है, इनका विस्तार है। ठीक है, इन सारे राज्यों में क्या है, इनका विस्तार है। तो ये हुआ आपके सामने कंप्लीट अध्ययन, ये उत्तर के विशाल मैदानों का अध्ययन था। दोस्तों अगर ये आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्प करती है, हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और हम यूं ही मेहनत करते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।